नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ हमारी संस्था की तरफ से जो लाया जा रहा है बेहतरीन ऑफर, शानदार ऑफर है दोस्तों, वो आपके सामने लेकर उपलब्ध हुआ हूँ। और ये ऑफर मेरे दोस्त मंडी उप निरीक्षक भर्ती के लिए विशेष तौर पर हमारे यहाँ स्टार्ट किया गया है। आपको पता होगा कि मंडी उप निरीक्षक का एग्ज़ाम 26 अप्रैल को होना है, ठीक है। और अभी लगभग लगभग आपके पास 1 महीने का समय है, और यही समय है तैयारी को और बेहतरीन करने का। जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करने का, और जो भी आपका टॉपिक छूट गया है उसे और पढ़ने का, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन हमारे संस्था की तरफ से ऑफर स्टार्ट किया गया है। ये ऑफर में दोस्त आपको रिकॉर्डेड क्लास पूरा ऑनलाइन उपलब्ध कराना चाह रहे हैं हम। और ये इसका मात्र प्राइस रखा है हमने 400 रुपये, यानी 400 रुपये में आपको कंप्लीट जितने भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक है, उसका प्रॉपर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध होगा। और ये क्लासेस में दोस्त इस बैच की जो खासियत है, आपका जो क्लासेस मिलने वाली है इसमें ध्यान रखना, गणित और रीजनिंग विशेषकर आपको पता होगा कि 40 नंबर के आसपास क्या है इसमें गणित रीजनिंग का आने वाला है। ये आप इस बैच को जैसे ही खरीदेंगे, इस ऑफर में आपको गणित रीजनिंग के साथ याद रखिएगा भैया सामान्य जीएस का जो भी पोर्शन है भारत का, छत्तीसगढ़ का जीएस का जो भी पोर्शन है, साथ में अंग्रेजी, हिंदी और साथ में कंप्यूटर, यानी कि कंप्लीट पैकेज है मेरे दोस्त। ये ऐसा बेहतरीन ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। हमने ये प्राइस को एकदम घटा के 400 रुपये कर दिया है, ठीक। तो आपको अब खरीदना कैसे है, परचेस कैसे करना है इस ऑफर को, तो ध्यान रखना, हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है संस्था का, जो है दर्शन एजुकेशन ऐप करके। तो प्ले स्टोर से आप ये ऐप एकदम डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड जैसे ही करोगे उसके अंदर जाओगे ऐप के, तो आपको मंडी उप निरीक्षक का जो सेक्शन दिखेगा, वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बहुत अधिक जानकारी आपको चाहिए, अगर किसी भी प्रकार का समस्या है, तो ये जो आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल कर कर आप जानकारी आपका प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ऑफर है मेरे दोस्त, ठीक है। 1 महीने में आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद पता होगा व्यापम का और वैकेंसी बहुत कम आने वाला है, अगर शेड्यूल को देखें उस हिसाब से, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत बेहतरीन है ये, एकदम बेहतरीन तैयारी करिए और हमसे जुड़िए, ये कोर्स को परचेस कीजिए। और मैं इसके साथ हमारे संस्था की तरफ से जो टेस्ट सीरीज चल रहा है मंडी उप निरीक्षक का, उसका एक पेपर अभी जस्ट 27 तारीख को हुआ है, उसको मैं आज यहाँ सॉल्व कराने वाला हूँ। तो टेस्ट सीरीज चल रही है, आपने अगर टेस्ट सीरीज भी नहीं लिया है तो हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो चलो फिर हम टेस्ट सीरीज का जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। तो टेस्ट सीरीज का अगर पेपर बात करें, तो यहाँ आपको जीएस वाला जो सेक्शन है उसके अधिकांश प्रश्न दिखेंगे। फिलहाल इसमें मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन आपको नहीं है, लेकिन आपका टेस्ट सीरीज में जो अदर पेपर हो रहे हैं उसमें आपको मैथ्स रीजनिंग के भी पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, साथ में हिंदी, कंप्यूटर, सारी चीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है आपका पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त की भारतीय संविधान के भाग 2 में निम्न अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। कह रहा है सिंपल सा कि नागरिकता के जो प्रावधान संविधान में है, कहां से कहां तक अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपको पता होगा भाग 1 आपको संघ एवं राज्य की बात करता है, और वहीं भाग 2 नागरिकता की बात करता है। और भाग 1 में आपके 4 आर्टिकल है, 1 से लेकर 4 तक, और भाग 2 यानी नागरिकता में आपके आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो 5 से लेकर 11 तक। तो इसका आंसर देखो 5 से 11, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। तो इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो व्यापम जो पेपर बना रहा है मेरे दोस्त, बहुत मॉडरेट बना रहा है, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, कुछ क्वेश्चन क्या है इजी है, कुछ क्या है औसत है, एवरेज देखने को मिलता है। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसको हटाया गया है। तो आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार में से किसी एक अधिकार को इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से क्या किया गया भैया, शिफ्ट कर दिया गया है। और ये फिलहाल अब कैसा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार है, ना कि आपका मौलिक अधिकार। तो कौन सा अधिकार था, तो याद रखिएगा जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार, यानी कि आंसर हमारा सी को क्या कर दिया गया है भैया, शिफ्ट कर दिया है। अब ये कहाँ पहुंच गया है, तो भाई भाग 12 में पहुंच गया है। और भाग 12 का कौन सा आर्टिकल, तो 300 ए आर्टिकल में पहुंच गया है। एग्जाम में पूछा कि कैसा अधिकार है संपत्ति का अधिकार, तो बोलना है संवैधानिक अधिकार, क्योंकि संविधान में लिखा गया है इसलिए संवैधानिक अधिकार होगा। फिर पूछा अगर मान लो संवैधानिक नहीं दिया है तो कैसा अधिकार होगा, तो याद रखना कानूनी अधिकार है, कि आपके संपत्ति से कोई आपको वंचित करे तो भैया आप कानून की सहायता ले सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय के शरण ले सकते हैं। चलो फिर इसी में अपन तीसरा प्रश्न देखते हैं। और तीसरा प्रश्न में दोस्त ये है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ये ऐसे ही प्रश्न आपको व्यापम बहुत बार पूछ चुका है, और अभी भी आपको ऐसे प्रश्न देगा, ठीक। कूट में जमा के देगा, हालांकि यहाँ सिंपल दे दिया गया है।
कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया। तो आप जो संविधान को जब पढ़ोगे तो जो प्रस्तावना है, तो 1976 से पहले प्रस्तावना कुछ अलग दिखती थी और 76 के बाद प्रस्तावना का जो स्वरूप है कुछ अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द पहले नहीं थे जिसको बाद में जोड़ा गया। वो शब्द कौन से थे भाई मेरे दोस्त? तो याद रखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसे कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको एकदम रखना है भैया। जीएस को आपको पता होगा 25 नंबर का आना है। इस 25 में आपको इतिहास भी पढ़ना है, संविधान भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भैया, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न कह रहा है, देखो कि भैया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में कुल 10 नीति निर्देशक तत्व हैं। फिर आगे कहा है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 38 40वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया और 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का प्रावधान किया गया। इनमें से हमें देखना है कौन सा आपका सही है। तो अगर बात की जाए पहले वाला कि मूल संविधान में कुल 10 नीति निर्देशक तत्व थे, तो गिनोगे आप तो पता होगा 36 से लेकर 51 अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 10 से तो क्या हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो क्या होगा हमारा, गलत ही हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट वाला क्या होगा भैया हमारा, गलत हो जाएगा। सत्य निकलना, असत्य निकालना है, ठीक है ना। तो असत्य निकालना है तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा 36 से 51 एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कह रहा है कि 38 की परिभाषा चेंज की गई। नहीं भैया, 38 की परिभाषा चेंज नहीं की गई थी, प्रावधान को ही चेंज किया गया था। फिर बोल रहा है, सॉरी, हाँ ये सही होगा। 46वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 वर्ष से कम नहीं, 6 वर्ष से कम नहीं था भैया, 6 वर्ष से अधिक की बात है। ठीक है, इसे मतलब ये भी गलत हो गया। असत्य कथन ही चुनना है, तो असत्य देखो कौन कौन सा हो गया मेरा, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। तो कौन सा होगा हमारा आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे का आंसर बी होगा। एकदम अच्छे से अपने को देखना है। प्रश्न जब कूट में आया तो आपको भैया एक एक करके सबको ऑप्शन को काटना है, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा। चलो प्रश्न 5वां देखें, निम्न में से कौन से अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो आपका पता होगा कि जैसे ही भाग 3 चालू होता है और अनुच्छेद 12 13, तो 12 में बोला गया है राज्य की परिभाषा, यानी कि मौलिक अधिकार में जहां जहां राज्य शब्द आए उसका अर्थ एक्चुअल में होगा क्या। तो क्या इनमें से कुछ आ रहा है, देखते हैं। पहला बोला संसद तथा राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय, सभी वैधानिक तथा गैर संवैधानिक प्राधिकरण। तो आपको पता होगा साफ साफ लिखा है कि भैया संसद और राज्यों के विधानमंडल तो शामिल है राज्य के परिभाषा के अंतर्गत। सभी स्थानीय निकाय भी क्या है भैया आपका शामिल है इसके अंतर्गत। और बोला गया है भैया सभी वैधानिक तथा गैर संवैधानिक निकाय ये भी आपके शामिल है। कुल मिला के क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या होगा भैया दोस्त मेरे आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संसद सदस्यों यानी सांसदों के निलंबन के संबंध में कथनों पर विचार करना है और सही कथन को क्या करना है भैया हमें बताना है। तो पहला कथन कह रहा है कि निलंबन की अधिकतम अवधि किसी विशेष सत्र के शेष भाग के लिए होगी। फिर कह रहा है निलंबित सदस्य को अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का अधिकार होगा। संविधान के अनुसार संसदीय कार्यवाही पर सवाल उठाने के लिए अदालती हस्तक्षेप की अनुमति है। ठीक, ये तीनों में से कौन सा हमारा क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है, यानी कौन कौन हमारा सही है, यही हमें देखना है। तो आपको पता होगा कि बोला गया है कि संसद की किसी भी कार्यवाही में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। फिर बोला गया है कि निलंबित सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। तो ये जो निलंबित हो गया है तो वो कहाँ से प्रश्न पूछेगा, वो तो सभा में उपस्थित ही नहीं होगा ना, और जब उपस्थित नहीं होगा तो प्रश्न ही नहीं पूछ पाएगा भाई, तो ये भी क्या हो गया गलत। बच गया कि भैया शेष अवधि के लिए किया जाता है, तो एकदम सही है कि जितना सत्र का आपका अवधि रहेगा उसके लिए पूरा पूरा कर सकते हैं, या तो 2-3 दिन के लिए या पूरे के लिए, तो एक ही सही है, तो केवल एक सही है। ठीक है, कौन सा सही है हमारा भैया, केवल एक सही होगा। चलो फिर आगे देखते हैं, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। तो पता होगा कौन से अनुसूची के माध्यम से आपके नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो आर्टिकल आपका अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 2 और 3 है,
लेकिन अनुच्छेद 2-3 का जैसे ही प्रयोग करोगे तो आपको प्रथम अनुसूची में क्या करना पड़ेगा भैया, संशोधन, और साथ में चौथी अनुसूची में भी क्या करना पड़ेगा भैया, संशोधन। तो फिलहाल यहाँ 2, 3, 1 और 5 दिया है, तो क्या हो जाएगा, पहली अनुसूची में संशोधन होगा। और चौथी अनुसूची में पता होगा क्या है, तो राज्यसभा की सीटें, तो जैसे नया राज्य बनाओगे तो वहाँ राज्यसभा की सीटें तो दोगे ही दोगे, तो भैया वो भी संशोधित हो जाता है करके याद रखना है, ठीक। यहाँ फिलहाल ऑप्शन में नहीं दिया था। चलो, पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा पूछता है पंचायती राज और अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। तो अपने को देखना है क्या चीज़ अंतर है इसमें। बोला कि पांचवी अनुसूची केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है, जबकि छठी पूरे भारत के लिए है। तो आपको पता होगा कि पांचवी में बोला गया है कि 4 राज्यों को छोड़कर, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सबको क्या है, आपको छोड़ना है। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा बोला छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाता है, सही है मेरे दोस्त, ठीक है। और विधायी और न्यायिक शक्तियों को प्राप्त है, जो पांचवी अनुसूची में नहीं है, ये भी सही है। आगे देखते हैं, पांचवी अनुसूची में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती, जबकि छठी में है, ठीक है, ये गलत है भैया, ठीक है। छठी अनुसूची में केवल असम और मेघालय के नहीं, ये भी गलत है। तो बच गया क्या हमारा बी नंबर, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपका पांचवी और छठवीं अनुसूची में, तो छठवीं के अनुसार स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है, और इन्हें विधायी और न्यायिक शक्ति प्राप्त होती है। तो ये जो पोर्शन है इसे अपने को अच्छे से याद रखना है। चलो आगे देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नौवीं अनुसूची के न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो क्या नौवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। तो प्रारंभ में ऐसा था प्रावधान की नहीं हो सकती, बाद में बोला गया भैया हो सकती है, ठीक है। देखो, नौवीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये अभी भी लिखा हुआ है। लेकिन IR कैलहो केस 2007 की बात कर रहे हैं के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल किए गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यही मैं बोल रहा था कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जब नेहरू जी ने ये प्रावधान रखा कि भैया न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। फिर बाद में क्या किया गया भैया, इस चीज़ को चेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया एक बार न्यायिक समीक्षा तो किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला प्रश्न है भैया, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही होगा। तो भाग 4 में क्या है, नीति के निदेशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला कह रहा है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने के लिए प्रभावित करेंगे। तो ध्यान रखना, नीति निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, इसलिए ये प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। वे किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब ये सही हो जाएगा, प्रवर्तनीय है वो गलत हो जाएगा। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने में प्रभावित होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया जब भी आपको कानून बनाना है तो जो नीति के सिद्धांत में लिखा है उसको हमें देखना पड़ेगा, क्या क्या लिखा है, किस आधार पर हम कानून बना सकते हैं। तो 2 सही हो गए हमारे, और 2 और 3 का मतलब हो गया हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। चलो अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व। पहला कह रहा है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन लगाता है, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन लगाता है। तो ध्यान रखना, नीति निदेशक जो सिद्धांत है निर्बंधन तो किसी पे नहीं लगाता है, ठीक है, ना आपके कार्यपालिका ना क्या आपके भैया विधायिका पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, किसी पे नहीं लगा रहा है, तो ना तो 1 ना तो 2। मौलिक अधिकार क्या है, कार्यपालिका और विधायिका पर निर्बंधन लगाएगा, यानी बाध्यता रहती है मौलिक अधिकार के समय, लेकिन नीति के निदेशक तत्वों को लागू करने के समय सरकार की कोई भी क्या रहती है भैया, बाध्यता नहीं होती है। चलो ये आपका अच्छा प्रश्न है भैया, ठीक है, मस्त प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तत्व गलत है। इसी को आपको कोर्ट में बना के दे देगा, जैसा व्यापम अभी पेपर दे रहा है, ठीक। तो बोल रहा है कि गलत वाला देखना है, तो मद निषेध है भैया लिखा हुआ है, गौ संरक्षण भी लिखा हुआ है, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष से की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो नीति निषेध सिद्धांत में ध्यान रखना 14 वर्ष की आयु नहीं बात की गई है, 0 से 6 वर्ष की आयु की बात की गई है, ठीक है। इसका मतलब ये डी नंबर क्या हो जाएगा गलत, बाकी सब क्या है आपका सही है यहाँ पर। चलो ये आ गया आपका सही जोड़ी मिलाओ और पंचायती राज से संबंधित और सॉरी नीति निषेध सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्न है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है अनुच्छेद और दूसरे से दिया है उस अनुच्छेद के विषय। अनुच्छेद 40, 41, 44 और 48।
40 को पता होगा कि पंचायतों का गठन ये 40 में बोला गया है, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। तो पंचायतों का गठन किसमें दिया गया भैया? अनुच्छेद 40 में। 44 को तो डायरेक्ट याद रखना, चार चार समान, इसका मतलब समान नागरिक संहिता। क्या बोला मैं? चार चार समान यानी कि समान नागरिक संहिता। फिर दिया 41 और 48, तो 48 ध्यान रखना कृषि उसी और पशुपालन से संबंधित है, और 41 किससे संबंधित है भैया? काम करने का अधिकार। इसका मतलब 1 2 3 4 ही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो 1 2 3 4 इसी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। इसी टाइप का प्रश्न अभी देखने को मिला होगा आपको जब प्रयोगशाला का एग्जाम देने गए होगे आप। ठीक है, इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था वो। चलो आगे देखते हैं भैया लोकसभा के विघटन के बारे में। लोकसभा के विघटन और सत्रावसान के बीच क्या अंतर है? देखो, अगर विघटन की बात करें तो विघटन का मतलब है कि भैया अब क्या होगा? नया इलेक्शन होगा, जो मौजूदा सरकार है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। जो भी उसके सदस्य थे लोकसभा के, सबकी सदस्यता खत्म, अब नया इलेक्शन होगा, नए नए सदस्य आएंगे और एक नई सरकार बनेगी। ये होता है विघटन का अर्थ। सत्रावसान का मतलब है कि जब हम लोग बैठक करना चाह रहे हैं, तो मान लेते हैं 10 दिन हमने बैठक की, और बैठक के बाद अब अगली बैठक कब होगी ये पता नहीं है, तो तब तक के लिए क्या कर दिया जाए? छुट्टी कर दिया जाए। जैसे बजट सत्र होता है, बजट सत्र के बाद क्या करेंगे भैया? हम लोग मानसून सत्र के लिए क्या कर लेते हैं? छुट्टी कर लेते हैं। तो ये होता है आपका सत्रावसान का मीनिंग कि भी कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से स्थगन कर दिया गया है। ठीक, तो दोनों में अंतर यही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। तो सत्रावसान सदन के जीवन को समाप्त, तो भैया यही पहला ही लाइन क्या हो गया? गलत हो गया। पूरे जीवन को समाप्त नहीं करता भैया, अस्थायी क्या होता है? वो आपका निलंबन होता है। बी कह रहा है विघटन के बाद सभी लंबित कार्य समाप्त हो जाते हैं, जबकि सत्रावसान से विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है हमारा। आगे वह सत्रावसान केवल लोकसभा का होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राज्यसभा का भी सत्रावसान होता है। विघटन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है? नहीं, विघटन ध्यान रखना, लोकसभा का विघटन आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो बच गया क्या हमारा सही में? बी नंबर। ठीक है, तो जब भी विघटन होगा तो ध्यान रखना कोई भी प्रस्ताव या जो भी आपका विधेयक पेश किया गया है वो आपका समाप्त नहीं होता है, उसे अगले सत्र में क्या किया जाएगा? आपके सत्रावसान से समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ठीक, यही वाला हमारा एकदम करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, पीएससी भी पूछा है, व्यापम भी पूछा है। ठीक है, कि कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है कि भैया मैं राष्ट्रपति के पद पर रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा करके। वैसे ही उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का भी क्या किया जाता है भैया? आपका शपथ समारोह होता है, आपको पता होगा। प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में क्या लेता है? शपथ लेता है। ठीक है, किस रूप में शपथ लेगा? मंत्री के रूप में शपथ लेगा प्रधानमंत्री। लेकिन स्पीकर की बात करें तो स्पीकर ध्यान रखना स्पीकर के रूप में शपथ ना लेकर सदस्य के रूप में शपथ लेता है। किस रूप में शपथ लेगा? सदस्य के रूप में। तो जैसे ही प्रथम सम्मेलन होता है तो सबको सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है, और उन्हीं में से किसी एक को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष या स्पीकर बना दिया गया। इसका मतलब ये स्पीकर के रूप में ना लेकर सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। चलो अगला प्रश्न फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो सेम प्रश्न है, तो क्या होगा भैया? स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे? क्षमादान करे, तो राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, आपको पता होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए ध्यान रखना एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया चलती है। जब राष्ट्रपति को हटाना है तो आपका महाभियोग करके प्रक्रिया का नाम है, और आजकल आम बोलचाल की भाषा में कि भैया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी महाभियोग का प्रयोग कर देते हैं शब्द का। तो ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, ध्यान रखना। आपात की उद्घोषणा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा बी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर आरोही क्रम में पुराने से नए, ठीक है, पुराने से नए में व्यवस्थित करना है। तो देख लो भैया, बीडी जत्ती, आर वेंकट रमन, वीवी गिरी और क्या है? एम हामिद अंसारी। तो आपने अगर थोड़ा बहुत सुना होगा तो हामिद अंसारी जस्ट अभी कुछ साल पहले ही क्या थे भैया? हमारे उपराष्ट्रपति थे। इसका मतलब 4 नंबर जो है बहुत लास्ट में आएगा, नए से बोला है तो 4 नंबर आपके 2 ही में दिख रहा है। इसका मतलब ये और ये तो कैंसिल हो गया।
ठीक, इस टाइप का तुक्का भी लगाना है। ठीक है, फिर बच गया भैया, देखना है अब बाकी में कौन सा होगा। तो बाकी की अगर बात करिए जाए तो आपको उपराष्ट्रपति का डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसी टाइप का प्रश्न आजकल डायरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक, तो आपको पता होगा कि यहाँ वीवी गिरी स्टार्टिंग में ही बनते हैं, शुरू शुरू में जब आपका जाकिर हुसैन लोग का मृत्यु हो जाता है करके, तो ये आपका हो जाएगा 3। उसके बाद फिर क्या है बीडी जत्ती, उसके बाद फिर क्या है वेंकट रमन, फिर क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका आंसर आएगा 3 1 2 4। राष्ट्रपति का क्रम, प्रधानमंत्री का क्रम, उपराष्ट्रपति का क्रम, ये सारे क्रम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यहीं से बार बार क्या है प्रश्न बन रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लोकसभा का अध्यक्ष का पद नहीं होता है। तो कब तक रहेगा, तो इसको निकालने के लिए अलग से प्रक्रिया चलेगी, ना कि राष्ट्रपति से डायरेक्ट निकालेगा। अगला कथन कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये इस टाइप का बहुत बार आपको कथन दिखेगा और अचानक से जब आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कब बनेगा, जब भैया लोकसभा का सदस्य बन जाएगा, और लोकसभा के सदस्य में से किसी को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भैया शुरू में क्या है किसी भी व्यक्ति को आप अध्यक्ष बना दिए और बाद में फिर अध्यक्ष का क्या है इलेक्शन कराया जा रहा है, सदस्य बनाया जा रहा है। ये सब मंत्री उंत्री के लिए होता है, ध्यान रखना। तो ये तो हमारा गलत हो गया। फिर क्या है, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपने त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ेगा। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है, ध्यान रखना। वो लोकसभा का अध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें, तो इन लोग आपस में ही खेलते रहते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देगा अपना त्याग पत्र, उपाध्यक्ष किसको दे देगा भैया, अध्यक्ष को। वो आपस में ही खेल रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया। और कथन कौन सा निकालना है, हमें सही वाला निकालना है। तो भैया सही कौन सा हो गया हमारा, 3 नंबर। तो केवल 3 सही है यहाँ पर। ठीक, तो केवल 3 सही होगा, बाकी हमारे 1 और 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो आगे का देखते हैं प्रश्न। प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर अभी 2-3 बार लगातार पूछा था पीएससी और व्यापम में। पूछ रहा है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है। तो पहले ही मैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। तो देखो, जब हमारे यहाँ क्या बना भैया, संविधान सभा बना, तो इस संविधान सभा के 2 कर्तव्य थे। क्या कर्तव्य थे, तो पहला कर्तव्य था संविधान का निर्माण, और दूसरा जब तक भैया नया लोकसभा या राज्यसभा का गठन नहीं होता तब तक क्या करना है, एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना है। तो भैया किसी न किसी को अध्यक्ष बनाना था, तो इन्होंने देखा कि भैया फ्रांस में ऐसा एक नियम चलता है कि जो भी उम्र दराज है, यानी कि एक्सपीरियंस है, अनुभवी है, उसे क्या कर दो, कुछ समय के लिए अस्थायी क्या बना दो, अध्यक्ष, टेम्परेरी क्या बना दो भैया, आपका अध्यक्ष बना दिया जाए। तो इसी अस्थायी अध्यक्ष का नाम रखा गया प्रोटेम स्पीकर। पद का क्या नाम रखा गया, प्रोटेम स्पीकर। और इसका एक सिंपल सा काम है, जितने भी सदस्य आए हैं वो सबको क्या है, शपथ दिलाना। ठीक, तो देखते हैं कौन सा इसमें से मैच होता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन तो भैया नहीं करेगा, वो एक ही सदन के लिए बस रहता है, एक ही बैठक के लिए। सदस्यों को शपथ दिलाना तो एकदम सही है, आगे भी देख लेते हैं। स्थानापन्न रूप में स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्थानापन्न का मतलब होता है आपका अस्थायी के रूप में कार्य करना, तो केवल एक दिन के लिए कार्य कर रहा है, पूरे दिन के लिए कार्य नहीं करता है। केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्र से लेना देना नहीं है अपने को, सदस्यों को शपथ दिलाना ही क्या है भैया, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर तो प्रश्न तो आपको ऐसे ही दिखेंगे भैया संविधान में। ठीक है, कोट वाले, कथन वाले। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। पहला कथन कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने का कोई शक्ति निहित नहीं होता है, तो एकदम सही है। ध्यान रखना, जो धन विधेयक संबंधी शक्ति है वो अधिकांश शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास है, न कि राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा धन विधेयक को 14 दिन रोक सकता है, उससे अधिक रोक नहीं सकता। ठीक है, तो शक्ति निहित नहीं है बोल रहा है इसका, तो ये क्या है आपका, सही हो गया। फिर अगला कथन है भैया, राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, एकदम सही है। चूंकि आपको पता होगा अनुदान की मांग मतलब बजट मांग रहे हैं। ठीक है, हमको 100 रुपया दे दो, अब 100 रुपया दे दो या 1000 करोड़ दे दो, ये मांग कहाँ से होगी भैया, लोकसभा में होगी। इसके पीछे रीजन क्या है कि भैया जब सरकार बनती है तो जो लोकसभा के सांसद रहते हैं यही मिलकर क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। इसीलिए राज्यसभा में मतदान नहीं होता, वहां केवल चर्चा होती है। मतदान कहाँ होगा, तो केवल लोकसभा में। तो ये भी आपका सही हो गया।
फिर कह रहा है देखो, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा होती है दोस्त, ठीक है ना, बजट की चर्चा तो होगी लेकिन यहाँ मतदान नहीं होगा। तो क्या होगा, ये गलत हो गया हमारा। सही कौन सा हो गया, 1 और 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर बी, 1 और 2। चलो प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कथन आ गए भैया, देखते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह योजना आयोग, अब क्या है, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले योजना आयोग था, अभी क्या हो गया है, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया है। एक राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको व्यापम डायरेक्ट पूछ लिया था कब गठन हुआ था, तो याद रखना इसका 6 अगस्त 1950 को इसका गठन हुआ था। ये डेट पूछा था आपको, ठीक। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होते हैं। आगे कह रहा है कि वह राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ध्यान रखना। तो लोकसभा को भंग करने के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री कर सकता है। हालांकि अपने 2-4 मंत्रिमंडल से आपका सलाह मुशावरा करेगा। ऐसा एक बार हो भी चुका है, आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कार्यकाल था, कौन सा आपका 99 से 2004 वाला। 2004 में ध्यान रखना, ऐसे ही अचानक से भंग कर दिया गया था, ठीक। तो ये सही है। मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करना विवेकाधीन अधिकार है। हाँ, तो प्रधानमंत्री किसी को भी कोई भी मंत्रालय दे सकता है। देखा होगा अचानक से वो स्मृति ईरानी जो कभी कपड़ा मंत्री बना दिए थे, तो कभी कुछ महिला विभाग का मंत्रालय दे दिए थे। तो ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, और सारी चीज़ प्रधानमंत्री के अनुसार होते हैं, और करता कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका सही। तो देख लो भैया कौन सा सही होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तीनों सही है, ठीक है। तो तीनों सही है, मतलब क्या होगा, 1, 2 और 3 सभी सही हो जाएंगे हमारे, ठीक। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया। उपराष्ट्रपति आ गया भैया हमारा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया के संबंध में सही। तो देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग रखा गया है, और राष्ट्रपति चूंकि किसी भी आपके सदन का सदस्य नहीं होता, इसीलिए क्या किया गया है, दोनों सदन को एकदम पर्याप्त शक्ति दी गई है, ठीक, क्योंकि वो किसी भी सदन, ना लोकसभा ना राज्यसभा का सदस्य है। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति भैया राज्यसभा का ही क्या होता है, पदेन सभापति होता है। अब उसको निकालना है, और दोनों को क्या दिए, पर्याप्त शक्ति दे दिए, तो हो सकता है राज्यसभा वाले उसको निकालना ही ना चाहें, ठीक है। तो इस टाइप का क्या हो सकता है, विरोध हो सकता है। इसलिए क्या किया गया है, जब भी उपराष्ट्रपति को निकालना है, तो इसका प्रावधान हालांकि कहाँ से स्टार्ट होगा भैया, आपके स्टार्ट होगा आपके राज्यसभा से ही, क्योंकि वो राज्यसभा का क्या है, पदेन सभापति। लेकिन इससे लोकसभा सहमत होनी चाहिए। लोकसभा में ध्यान रखना, वोटिंग नहीं होता है, बस एक क्या होता है, आपको पता होगा, ध्वनि मत पूछे, इस राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को निकाल दिया जाए, आपसे पूछे तो आपने क्या कहा, हाँ हाँ निकाल दिया जाए, ठीक है। सब लोग क्या किए, ऐसा थप्पा मारे, और ज़्यादा आवाज़ आया तो क्या कर देंगे, उसको चुपचाप निकाल देंगे, यानी लोकसभा से पारित समझा जाएगा। देखते हैं किस हिसाब से हमारा आंसर होगा। इसके लिए संविधान में महाभियोग, तो भैया कहीं भी उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है। किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए है, ठीक। आगे बोला है उन्हें हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, एकदम सही, क्योंकि वो पदेन सदस्य कहाँ के हैं, राज्यसभा के, इसलिए स्टार्ट भी कहाँ से होगा, राज्यसभा से। फिर बोला प्रस्ताव को राज्यसभा में साधारण बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत नहीं होता, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, साधारण बहुमत यहाँ पर नहीं होता, तत्कालीन सदस्य के बहुमत से बोला जाता है इसे। कैसा बहुमत, तत्कालीन सदस्य के बहुमत। ये शब्द जब तक ना रहे तब तक मानना ही नहीं है, साधारण विशेष कुछ भी लिखा रहेगा। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, गलत हो गया, पहला तो गलत ही था। उन्हें हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति, अरे भाई सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बीच में आ गया, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं, तो क्या होगा, केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से बार बार घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। तो आपको ये सब चीज़ अच्छे से कंठस्थ याद होना चाहिए, एकदम बिना डाउट के साथ, ठीक। चलो देखते हैं मंत्री परिषद के बारे में। तो बोल रहा है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच अंतर। तो अंतर जानने से पहले मैं कुछ जानकारी दे दूं कि हमारे मूल संविधान में, जब संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ये कहीं भी नहीं लिखा था, ठीक है। तो मंत्रिमंडल शब्द हमारे मूल संविधान में कहीं भी नहीं लिखा था। लेकिन देखा गया कि 1900, आपको पता होगा 25 जून 1975 में लगा भैया इमरजेंसी, और इमरजेंसी में पकड़ पकड़ के सबको जेल डाला गया, पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई गई। तो जैसे ही सरकार चेंज होती है आपके 77-78 में, तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार, यानी मोरारजी देसाई की सरकार, एक संविधान संशोधन लाती है 44th, और बोलती है भैया इमरजेंसी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा रहा है, कम से कम मंत्रिमंडल की क्या लेगा, सिफारिश।
यह मंत्रिमंडल का मतलब होता है गिने चुने कम से कम 15-20 मुख्य आपके मंत्रालय के मंत्री, जैसे रक्षा मंत्री हो गए, ठीक है, वित्त मंत्री हो गए, ऐसे ही 10-12 मंत्री से सलाह बिना लिए वो नहीं लगा सकता क्या भैया, आपातकाल। तब जाके इस संविधान संशोधन से ये शब्द जुड़ा हमारे कहाँ, संविधान में, और पता होगा 1978 में जुड़ा, ठीक। तो इस हिसाब से देखते हैं आंसर क्या होगा। मंत्रिपरिषद एक छोटा निकाय है जबकि मंत्रिमंडल एक बड़ा निकाय है। देख लो, है मंत्रिपरिषद का मतलब है पूरे लोकसभा का 15% सारे मंत्री आते हैं उसमें, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, सभी मंत्री आते हैं, तो भैया बड़ा हो जाएगा ये। जबकि मंत्रिमंडल ने बताया कि भैया मेजर 15-20 ठो मंत्रालय, यानी कि गलत, पहला ही गलत हो गया। फिर कह रहा है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में कहीं नहीं था, 84 अभी जस्ट बताया भैया, ठीक है, ये सही है एकदम आपका। फिर कह रहा है मंत्रिमंडल में सभी श्रेणियों के मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं आते, ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद में आते हैं सब। किसमें आते हैं, मंत्रिपरिषद, मतलब ये भी गलत हो गया। मंत्रिपरिषद की बैठकें साप्ताहिक रूप से, अनिवार्य रूप से नहीं भैया, साप्ताहिक रूप से कब कहा करोगे, जबरदस्ती के बेचारे लोग घर में आराम कर रहे हैं, ठीक है, और हर सप्ताह हम लोग को बुला के क्या करोगे, बैठक कराओगे। क्यों कराना है, जब इमरजेंसी रहती है, ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशन में जो मंत्रिमंडल है वही बैठक करते हैं। मान लो अभी युद्ध हो रहा है, ठीक है, ईरान, आपका इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, पता होगा, गैस सप्लाई, पेट्रोल, बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। तो ऐसे जो निर्णय है, नॉर्मल निर्णय, ये सब कौन लेगा भैया, मंत्रिमंडल ले लेगा, ठीक है, कि भैया हार्मोज से कौन सा शिप को मंगाना है, उनको पैसे देने हैं ईरान को कि नहीं देने हैं। लेकिन मान लेते हैं कि अब हमको किसी सपोर्ट करना है, किसी युद्ध में अमेरिका का साथ देना है या ईरान का साथ देना है, तो ऐसे बड़े निर्णय के लिए पूरे मंत्रिपरिषद की एक बार बैठक कराएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल जो बैठक होगी वो मंत्रिमंडल आपस में निपटा लेते हैं, लेकिन बड़ी बैठक कब होगी, मंत्रिपरिषद के द्वारा होगी, ना कि सप्ताह सप्ताह में करेंगे। सप्ताह में करेंगे तो पागल हो जाएंगे बेचारे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बी नंबर हमारा उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट कहते हैं इसे, ध्यान रखना, छाया मंत्रिमंडल। तो शैडो कैबिनेट आपके कांग्रेस के समय में बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। कांग्रेस के समय में क्या था, इसे किचन कैबिनेट भी कह देते हैं कई बार। आपको पता होगा कि मान लेते हैं एक प्रधानमंत्री है, उसके बाद मान लेते हैं पहले उप प्रधानमंत्री भी ऐसे बना दिया जाता था संतुष्टिकरण के लिए, और गिने चुने मुख्य मंत्री होते हैं, मान ली 15-20 आपके मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री, इन इतने ही लोग क्या है डिसीजन लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इन्फ्लुएंस बाहर का ज़्यादा रहता है। कांग्रेस की सरकार में यही था कि भैया जब इंदिरा गांधी की सरकार जब सेकेंड टर्म में आई थी, 84 के दशक के आसपास बता रहा हूँ, 80 के दशक में, तो सारे डिसीजन, ध्यान रखना, उनके बेटे लिया करते थे, ठीक है, संजय गांधी, ना कि राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। तो संजय गांधी ही कुल मिला के प्रधानमंत्री की शक्ति रखते थे, ऐसा मान लो। तो मतलब पीछे से सरकार चल रही है, इसी को बोला जाता है छाया मंत्रिमंडल या आपका शैडो कैबिनेट। ये कहीं भी लिखा नहीं है, लेकिन न्यूज रिपोर्टरों ने यानी मीडिया ने ये नाम दे दिया था उस समय 1980 के दशक में कांग्रेस गवर्नमेंट को। तो देखते हैं इस हिसाब से क्या होता है। यह भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जिसे 42वें भैया नहीं जोड़ा गया है, इस टाइप का जोड़ दिए तो बहुत ज़्यादा विवाद हो जाएगा, ठीक। आगे बोला है विपक्षी दल द्वारा बनाया गया एक अनौपचारिक मंत्रिमंडल है जो सरकार के विभागों की निगरानी करता है। हाँ, एक चीज़ इसका एक और मीनिंग होता है, जैसे किचन कैबिनेट और शैडो कैबिनेट में एक बेसिक अंतर है। तो कई बार शैडो कैबिनेट कैसा है, जो मौजूदा सरकार है उसके विपक्ष में जो आपकी रहती है, वो भी क्या है अपने लोगों में से एक मंत्रिमंडल बना लेता है कि आप वित्त मंत्री टाइप से काम करना, वित्त मंत्रालय जो भी काम कर रहा है उसको देखना, जहाँ गलत लगे हमें बताना करके। इसका एक मीनिंग ये भी होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, केवल आपातकाल के दौरान तो नहीं करेगा, नेता तो भारत का महान्यायाधीश नहीं करता है, मतलब ये वाला है विपक्षी दल द्वारा बनाया गया अनौपचारिक, ठीक। तो एक होता है किचन, एक होता है शैडो। तो शैडो में ध्यान रख लेना भैया कि विपक्षी भी देख रेख करते हैं निर्णय आपका लेने में, या तो निगरानी रखते हैं सरकार के ऊपर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में सही कथन बताने हैं। यह भंग नहीं की जा सकती, एकदम सही है भैया, स्थायी सदन है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रत्येक 2 वर्ष में लिखा भी है, चलो इसी में देख लेते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा का अगर बोल दिया भैया कि भंग नहीं किया जा सकता, तो कार्यकाल कहाँ से होगा। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल डिसाइड है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 5 साल डिसाइड नहीं है। हालांकि उसके सदस्य का कार्यकाल कितने साल का है, 6 साल का, ठीक। तो कोई कार्यकाल नहीं होता, ध्यान रखना, किसका, राज्यसभा का, उनके सदस्यों का रहेगा 6 वर्ष। बोला प्रत्येक 2 वर्ष में इनके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, कार्यकाल छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये रोटेशन चलते रहता है। अभी देखे होंगे छत्तीसगढ़ में जस्ट इलेक्शन हुआ है राज्यसभा का, ठीक। यहाँ देखना, इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होने चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए ध्यान रखना 30 वर्ष की आयु मांगता है, कितनी, 30, ना कि 25।
ये लोकसभा के लिए है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया भैया हमारा? तो सही बताया कि भंग नहीं किया जा सकता, पहला ही सही है हमारा और तीसरा सही है। तो 1 और 3 सही है, ठीक है। तो 1 3 सही होगा। चलो कथन कारण भैया आजकल पे आप जान रहे हो कि पूरा परेशान कर डाला है कथन कारण दे दे के, ठीक। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन ही भैया 400 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है वो। बोर्ड है कि कथन कारण को देखो, कथन कह रहा है राज्यसभा का विघटन नहीं होता, तो कथन एकदम सही है, ठीक है। मैं अभी जस्ट बताया राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। कारण को देखते हैं, इसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कारण भी सही है, ठीक है। अब कथन कारण तो सही है, आपको चेक करना है क्या स्पष्टीकरण सही है कि नहीं है। स्पष्टीकरण का मतलब ये है भैया कि विघटन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो 1/3 सदस्य क्या हो रहे हैं भैया? सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं, क्या इस कारण विघटन नहीं हो रहा है? तो विघटन नहीं होने के पीछे ये है कि भैया राज्यसभा का विघटन इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका कोई कार्यकाल निर्धारित ही नहीं है, 5 साल 6 साल 10 साल, ठीक है। तो ध्यान रखना स्पष्टीकरण दोनों सही होने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग गलत मार देंगे स्पष्टीकरण कर रहा है, लेकिन भैया इसका इसका कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों क्या है आपका सही है। वही बोलते हैं ना, मैंने नहाया मैंने खाना खाया, ठीक है। दोनों को कोई संबंध है क्या? नहीं है। लेकिन अगर उसी को बोलते भैया मैं पहले नहाया फिर क्या है उसके बाद खाना खाया, तब क्या है संबंध है, ठीक। तो फिलहाल ध्यान रखना यहाँ संबंध नहीं है, तो क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। चलो आगे धन विधेयक आ गया भैया, वित्त विधेयक। इस सारे आर्टिकल भी आपको याद होना चाहिए। धन विधेयक का क्या है 110, वित्त विधेयक का 117, साधारण विधेयक वैसे तो कोई इसका पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना। संविधान संशोधन का आपको पता होगा 368 करके, ठीक। देखते हैं इसके आगे। धन विधेयक विशेष बहुमत आवश्यक, केवल लोकसभा में प्रस्तुत, तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा ये। दोनों सदनों में समान शक्ति, तो साधारण के समय क्या है दोनों सदनों में समान शक्ति रहती है। वित्त विधेयक का क्या है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से विशेष बहुमत आवश्यक है, ठीक है। अलग करके देखते हैं सी का, पहले तो तीसरा मिला लो। सी का तीसरा कहाँ कहाँ दिया है? इन दोनों में दिया है, मतलब ये तो नहीं होगा ये तो नहीं होगा, क्योंकि सी में मैं कंफर्म था, इसलिए क्या किया भैया इन दोनों को काट दिया। अब अच्छा ए का सेकेंड होगा कि फोर्थ होगा? तो ए बोल रहा है जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, एकदम सही है। और फोर्थ बोल रहा है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आवश्यक है, तो ये भी क्या है सही है, ठीक है। दोनों सही है, लेकिन कौन सा लेना है देखेंगे, ठीक। तो बी का 4 तो छोड़ दो, डी का देखो, तो डी का तो एक ही 1 दे दिया है। अगर डी का क्या ले लिया है 1 ले लिया है, इसका मतलब ए का क्या हो जाएगा भैया हमारा फोर्थ हो जाएगा। अगर ए का फोर्थ हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी नंबर। कैसे किया? पहले तो मैं काटा जो कंफर्म था उसके हिसाब से, फिर मैं देखा कि भैया कैसे वो लिया है, तो डी में दोनों में 1 लिया है और दोनों में 1 लिए, तो इसको अगर 1 कर दिए तो बचा ही क्या? फिर ये वाला बच गया। तो ये वाला बच गया तो क्या कर दोगे? इसको फोर्थ कर देना, ठीक है। और लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में। संयुक्त अधिवेशन का भैया डायरेक्ट कई बार आर्टिकल पूछ देता है, आपको याद होना चाहिए 108, हम 7 8 हैं करके, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन कब होता है? तो आपको पता होगा साधारण विधेयक में होना चाहिए, ठीक है। और जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सहमत ना हो, क्योंकि साधारण विधेयक में दोनों को समान शक्ति रहती है, लोकसभा को उतनी शक्ति जितनी राज्यसभा को, और राज्यसभा को उतनी शक्ति जितनी लोकसभा को। तो यह केवल साधारण विधेयकों के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो एकदम सही है, ध्यान रखना। धन विधेयक में नहीं बुला सकते आप। कब नहीं बुला सकते? संविधान संशोधन के विधेयक में दोनों से पास होना चाहिए। केवल बोल दिया तो थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान रखना। संयुक्त अधिवेशन में क्या बोला? हाँ ठीक है ठीक है, साधारण विधेयक पर ही क्या है बुलाया जाएगा। आपका संयुक्त अधिवेशन कब कब नहीं होगा? धन विधेयक में नहीं होगा, संविधान संशोधन वाले विधेयक में नहीं होगा। इसे राष्ट्रपति बुलाता है, तो भैया कोई भी अधिवेशन बुलाएगा तो राष्ट्रपति ही बुलाएगा, ध्यान में रखना। इसकी अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करता है, ये गलत दिया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष। मान लो किसी का अध्यक्ष क्या है घूमने गया है, ठीक है, तो क्या कौन करेगा? तो इसी लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और मान लो दोनों टीम बना के स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, तो कौन करेगा? तो भैया याद रखना राज्यसभा का सभापति नहीं करता है, राज्यसभा का उपसभापति करता है, ठीक है। और सभापति क्यों नहीं करता? क्योंकि सभापति तो खुद क्या है उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति को थोड़ी बैठा देंगे वहां, ठीक। तो ये आपका क्रम होता है, ठीक। तो ये होगा गलत, ये आपका क्या होता है हमारा सही। राष्ट्रपति बुलाता है, सही। अपने को सही वाला देखना है, तो 1 और 2 कौन सा हो जाएगा आपका? केवल 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो इस प्रश्न को पढ़ो यार, ठीक है। कथन बोल रहा है राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, एकदम बात सही है। संसद के बारे में बोला गया है, संसद क्या होगी? तो लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका मतलब राष्ट्रपति क्या होगा, संसद का अंग। कथन सही है, कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सदस्य होता है। जबरदस्त घुमाया है, ठीक है। सदस्य होता है क्या राष्ट्रपति, तो ध्यान रखना भैया राष्ट्रपति सदस्य नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति सदस्य किसी भी सदन का नहीं होता है। हालांकि वो दोनों सदन को जाकर संबोधित कर सकता है या अलग अलग भी संबोधित कर सकता है, लेकिन सदस्य के नाते नहीं, राष्ट्रपति होने के नाते उसका वो अधिकार है। इसका मतलब केवल कथन सही है, कारण गलत है। और कथन सही है, कारण गलत है, ए सही है, आर गलत है। दिया है किसने भैया, आपका बी नंबर, ठीक है। इसको 30 तक हो गया है, ये वाला स्लाइड अपना पूरा कर लेते हैं। कह रहा है कि सही कथन का चयन करें। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में कथन, राज्यपाल की विधायी शक्ति की बात कर रहा है। अनुच्छेद 200 के तहत यदि राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है और सदन उसे बिना किसी संशोधन दोबारा पारित कर देता है तो अनुमति देना बाध्य है। बात एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ठीक है ना। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत करता है, एकदम सही है ये वाला तो, ठीक है। फिर वो रहा अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करेगा। विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल की नहीं है, ध्यान रखना। अध्यादेश जारी करेगा कब, जब भैया राज्य की मंत्रिमंडल बोलेंगे, आवश्यकता रहेगी तब जाके बोलेंगे। हालांकि उसकी विवेक अधीन शक्ति नहीं है, ये ध्यान रखना। और पूछा क्या है भैया हमें, तो सही कथन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सही कथन देख लो कौन सा फिट हो रहा है। अगर इस हिसाब से देखें तो आपका फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड ही क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। विवेकाधिकार नहीं होता, ध्यान रखना, अध्यादेश जारी करना। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर से बताया भैया, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सारी चीज़ों का क्रम आपको याद होना चाहिए। बार बार व्यापम पूछ रहा है, आपको लग रहा है व्यापम कठिन पूछ रहा है, कठिन नहीं पूछ रहा है भाई, इसी को पूछ रहा है बार बार, ठीक है। तो बोल रहा है कि राज्यपाल है जो छत्तीसगढ़ के, उनको क्रम से जमाना है पुराने से नए। तो सहाय सेठ सिंभन, ठीक है, ऐसे करके अगर याद किए होगे तो पता होगा, ठीक है। सिंभन पहले आएगा, 4 से चालू होगा। फिर अनुसुईया योग्यता अभी अभी बने थे, लेकिन शेखर दत्त उससे पहले थे, ध्यान रखना, बहुत पहले थे, तो 4 के बाद 2 आ जाएगा। फिर अनुसुईया योग्य से पहले भी बलराम दास जी टंडन जी थे, ठीक है। और क्या बच गया भैया, 3। तो 4 2 1 3 कहीं फंसा होगा, 4 2 1 3, क्या होगा हमारा आंसर, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। सब का देखना, स्टार्टिंग के 4-5 लोगों का नाम एस से चालू होता है, ठीक है। तो सहाय सेठ सिंभन ऐसे करके याद करोगे तो हो जाता है। फिर शेखर भी है उसी में, ध्यान रखना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। बोर्ड है कि राज्यपाल की शक्तियां और उनके संबंधित अनुच्छेद के बारे में अपने को सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। शक्तियां और आपके अनुच्छेद। बोर्ड है राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके तहत करेंगे, 65 के तहत, 213 के तहत, 155 के तहत, 161 के तहत। जब राज्यपाल का आप आर्टिकल पढ़ोगे तो पता है 153 से चालू होता है, ठीक है। तो 155 में क्या है, इसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्षमादान की शक्ति, अगर राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की बात करें तो कौन सा हो जाएगा हमारा, 161 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, 161। महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 डायरेक्ट याद होना चाहिए, अध्यादेश 213 याद होना चाहिए, ठीक है। तो डी का क्या होगा, थर्ड, तो डी का थर्ड इसमें दिया है, इसमें दिया है, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। मैं बताया भाई राज्यपाल की नियुक्ति 165, तो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 से ये तो ये भी कैंसिल। फिर बी नंबर देख लो, क्षमादान की शक्ति आपकी 161, 1 नंबर। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक। तो ये सारे प्रश्न हमने लगभग किए हैं। इसके बाद भी और प्रश्न है, उसको फिर किसी वीडियो में अपन लाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए। और मंडी का मैं जैसे बताया कि भैया इसका जो आपका हमारे यहाँ ऑफर जो स्टार्ट हुआ है, इसको आप बिल्कुल परचेस कीजिए ताकि 1 महीने में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। इसी की बात कर रहा था मैं कि भैया हमने क्या किया कि पूरा जितना भी हमने कोर्स का रखा था उसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। और 400 रुपये में आपको केवल क्या है, क्लासेस मिल रही है, जिस क्लास में आपको मैथ, रीजनिंग, ठीक है, भारत का जीएस, छत्तीसगढ़ का जीएस, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर सारी चीज़ उपलब्ध हो रहे हैं, ठीक। तो आप बिल्कुल इसको परचेस कीजिए। बताया कि भैया कहाँ से करोगे, तो प्ले स्टोर से एक हमारा एप्लीकेशन है दर्शन एजुकेशन ऐप, इसको डाउनलोड करिएगा और वहाँ आप परचेस कर सकते हैं। बाकी सभी जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उसको आप कॉल कर लीजिएगा, जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।